एक ऐसा बोझ होया जिसका भार शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अपने दो जिगरी दोस्तों की मौत की जिम्मेदारी वह हर सांस के साथ खुद पर मरता रहा। उनके बिना उसकी जिंदगी एक वीरान राह बन गई थी, जहां ना कोई मंजिल थी ना कोई अपना। लेकिन फिर एक दिन तकदीर ने एक ऐसी चाल चली जिससे दोस्ती की रोशनी धोखे की मदहोशी बदल गई। डकैती की ताजा खबरें देखकर ट्रेवर को एहसास हुआ कि माइकल जिंदा था। वही माइकल जिसने अपने आखिरी पलों में ट्रेवर से खुद की जान बचाने की गुजारिश की। ये सच उसकी समझ से परे था। उसके जहन में सिर्फ सवाल गूंज रहे थे। उसके दिल में गद्दारी और गुस्से की लपटें भड़क रही थी। उसने पल भर में माइकल का पता ढूंढ निकाला और सीधा उसके घर जा पहुंचा। 9 साल बाद ट्रेवर एक बार फिर अपने सबसे करीबी दोस्त के सामने खड़ा था। माइकल को जिंदा, सलामत और इन तमाम बरसों से सुकून में देखकर उसकी जुबान जैसे जकड़ गई। इतने सालों बाद मैं देखकर अच्छा लगा ट्रेवर। हाँ, मुझे यकीन है। आखिर वो मैं ही तो था जिसने अपनी मौत का ढोंग रचा, जब मेरे दोस्त मेरी मौजूदगी की आस लगाए बैठे थे। मेरे हालातों ने मुझे तुमसे मिलने की इजाजत नहीं दी। बिल्कुल, तुम्हारी ऐशो आराम की जिंदगी देखकर मैं समझ सकता हूँ। तुमने दोस्ती को भूलकर दौलत की नींव रखी। इतने पैसों में बिके तुम। हर कहानी एक ही नजर से नहीं देखी जाती। तुम्हारी गद्दारी को देखने का और भी कोई नजरिया है। मेरा विश्वास करो दोस्त, मेरी जिंदगी कानून परछाई में गुजरी है। सरकार ने मुझे कुछ सख्त शर्तों पर जिंदा रहने दिया। लेकिन इससे पहले कि माइकल ट्रेवर को अपनी मजबूरी की पूरी दास्तान सुनना पड़ा, उसे अपनी बेटी की जान पर मंडराते खतरे की खबर मिली। जिमी, तुम्हारी बहन की कोई खबर? वो नुमाइश हुनर के नाटक में ऑडिशन दे रही है। लेकिन उसमें तो कोई हुनर नहीं। वो नाचने में अच्छी है। नाचने में वो बेहद कमजोर है और उस नाटक में हुनर नहीं, जिस्म की नुमाइश का कारोबार चलता है। हम अपनी बच्ची को पूरे देश के सामने जलील नहीं होने देंगे। चल मेरे साथ। हमसे तुम्हारा क्या मतलब? तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे बाल लड़ाना चाहते हो, ये जानते हुए कि इस वक्त तुम्हारा इकलौता फर्ज अपनी बच्ची की हिफाजत करना होना चाहिए। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा बदतर निकले। यही सच्ची दोस्ती है। ट्रेवर आज भी अपने सबसे करीबी दोस्त के लिए ढाल बनकर खड़ा था। हालांकि उसने माइकल को अभी माफ नहीं किया था, लेकिन उस घड़ी उनका मकसद एक था, माइकल की बेटी को हर कीमत पर बचाना। लेस्लो जोन्स ट्रेसी के साथ बदतमीजी कर रहा था। एक ऐसा मंजर जिसे देखना माइकल और ट्रेवर के लिए जहर पीने जैसा था। उस पल दोनों ने कसम खाई कि इस नीचता का जवाब जाहिलियत से दिया जाएगा। ट्रेवर ने उसके कपड़े उतरवाए, इज्जत, रुतबा और नकाब तीनों गिर पड़े और फिर उसकी शर्मनाक हालत का वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया गया। उस नन्ही सी जान को सीने लगाकर मैंने कसम खाई थी, उसकी इज्जत पर हाथ डालने वाले हर एक शख्स की खाल उधेड़ दूंगा। मैं एक कलाकार हूँ। अमेरिका का मनोरंजन करना मेरे काम का हिस्सा है। तो अब यही कलाकार हमारा मनोरंजन करेगा। मेरे पास कोई हुनर नहीं। कपड़े उतारो और अपनी कमर हिलाओ। बिना संगीत के नहीं नाच सकता। अपने सब्र की हद मत आजमाओ। थोड़ा रहम खाओ। अपने हुस्न और अदा से सबका दिल बहलाओ। ट्रेवर की चेतावनियों के बाद भी लेस्लो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तब माइकल का सब्र टूट गया। माइकल ने जबरदस्ती जोन्स की छाती पर एक भद्दा टैटू बना दिया, उसकी नाक और कान में छेद कर दिए और बाल काटकर उसे जलील किया। अब उसकी नीचता की मोहर उसके शरीर पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। जिमी के हाथ कस पकड़ो, आज इस मशहूर हस्ती का हुलिया बदला जाएगा। देखो तो सही, चेहरे पर चांद सा निखार उतर आया है। अब कपड़े उतारो। ट्रेसी का दूसरा बाप नहीं आया आज। वो तेरा इससे भी बदतर अंजाम लिखेगा। मुझे अपना चेहरा देखना है। आईना लेकर आओ। अभी लाया और उसी आईने से तेरा सर फोड़ूंगा। कबले तूने मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया। लेस्लो जोन्स एक नशेड़ी था। उसके खिलाफ अदालत में कई अश्लील हरकतों के मामले दर्ज थे। लेस्लो को सबक सिखाकर माइकल ने फ्रैंकलिन को ट्रेवर के बारे में बताया और सरकारी अफसरों के साथ किए गए सौदे का जिक्र किया। इस बात से वाकिफ हो कि डकैतियों का सरताज हूँ, लेकिन अब ये खेल मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। सरकार के साथ तुम्हारा क्या माजरा है? सरकार के एक अफसर से मैंने हाथ मिलाया था। 9 साल पहले वो मुझे मौत के मुंह से खींच लाया, जिसके बदले मैंने उसकी गंदगी साफ करने का वादा किया। हकीकत यह है फ्रैंकलिन, मैं सरकारी अफसरों के लिए गैर कानूनी काम करता हूँ। 9 साल पहले डकैती के बाद एक सरकारी अफसर ने माइकल की जान बचाई, मगर इस एहसान की कीमत थी सरकार के लिए गैर कानूनी काम करना। माइकल के पास सिर्फ 2 विकल्प थे, उम्र कैद की सजा भुगतना या सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देना। अपने परिवार की हिफाजत करने के लिए माइकल ने सरकार के साथ हाथ लाया
और कई अफसरों की करतूतों में उनका साथ दिया। तुम तो गंदा फंस गए भाई। ये तो फिर भी आंधी है। असली तूफान का नाम ट्रेवर है। ट्रेवर कौन? हम अच्छे दोस्त हैं। अगर मेरे गुनाहों की गिनती बेहिसाब है तो वो चलता फिरता जहन्नुम है। वो शहर की हर दीवार पर लिखा हुआ खौफ है। ट्रेवर मेरी जिंदगी के हर छुपे राज को घसीट लाएगा। माइकल की जिंदगी में एक ऐसा राज दफन है जिससे ट्रेवर अब तक अनजान है। ये राज कहानी में आगे जाकर पता लगेगा और जिस दिन ट्रेवर को इसकी भनक लग गई वो दिन माइकल के लिए कयामत बन जाएगा। फ्रैंकलिन से बात करने के बाद माइकल को सरकारी अफसर चीफ का फोन आया। एक गंभीर समस्या के कारण उसने तुरंत माइकल को मिलने बुलाया। खबर है कि विदेशी मंत्रालय की गिरफ्त में एक ऐसा कैदी है जो हमारी गद्दारी का जिंदा गवाह है। हमें उसे वहां से हर हाल में निकालना होगा, इससे पहले कि वो हम दुनिया के सामने बेनकाब कर दे। लेकिन मैं डेव नॉर्टन के लिए काम करता हूँ। तो मान लो एक बूढ़े अफसर की छाया में काम करना तुम्हारी पहली भूल थी। अब तुम मेरे लिए काम करोगे। मेरा वजूद इस मिशन टिका है। हमें हर हाल में वो कैदी चाहिए। ट्रेवर और फ्रैंकलिन इस मिशन में माइकल का साथ देने गए। उन्हें विदेशी मंत्रालय पर हमला करना है और वहां से उस कैदी को अगवा करना है जो सरकारी अफसरों की साजिशों और काले कारनामों का सबसे बड़ा गवाह है। वो है ट्रेवर, मेरा सबसे जिगरी दोस्त, और ये है फ्रैंकलिन, वो बेटा जिसकी तमन्ना मैंने हमेशा से की थी। ठीक है दोस्तों, मैं दुश्मन के इलाके में घुसूंगा और उस कैदी को अगवा करूंगा। ट्रेवर, तुम मुझे मंजिल तक पहुंचाना। फ्रैंकलिन, तुम दूर से मुझे कवर देना। हम इन हरामजादों को संतुष्ट करेंगे और इस खेल से बेदाग लौटेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस कम के बाद ब्रैड को रिहाई मिलेगी। ब्रैड की बात फिर भी। ब्रैड को बचाने के लिए ट्रेवर इस मिशन का हिस्सा बना। उस दोस्त के लिए जो सरकार के कैद खाने में टूट रहा था। ट्रेवर उसे सलाखों से आजाद कराना चाहता था। इसी उम्मीद में उसने माइकल का साथ दिया। तीनों एक हवाई जहाज में उड़ान भरते हैं और माइकल विदेशी मंत्रालय पर धावा बोलता है। कौन है? इसी वक्त खत्म कर डालो। फ्रैंकलिन, मुझे मदद चाहिए। माइकल उस कैदी को अगवा करता है। फ्रैंकलिन दूर से उसकी हिफाजत करता है और ट्रेवर हवाई जहाज के साथ तैयार रहता है। मैं यहाँ से निकालो। तैयार रहो, सरकारी फौज हमारा पीछा कर रही है। वे उस अगवा किए गए शख्स को स्टीव के हवाले कर देते हैं। दूसरी तरफ माइकल का घर टूटने लगता है। उसकी दुनिया बिखर रही होती है। ट्रेवर की वापसी के बाद माइकल फिर जुर्म की गलियों में लौट आया और उसकी पत्नी का दिल आग से भर उठा था। तुम्हें मेरी मौजूदगी में नशे करने की इजाजत नहीं। जब से तुम्हारा वो सनकी दोस्त लौटा है तुम फिर से उस गंदगी में लौट गए हो। अगर तुम मेरे साथ खड़ी रहती तो मुझे इन जहरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ आई, लेकिन 10 साल बाद वो पागल दरिंदा फिर से हमारे दरवाजे तक चला आया। मैं सब संभाल लूंगा। कैसे? कोई रास्ता निकालूंगा। तब तक उसे मुझसे और बच्चों से दूर रखो। उसी दिन माइकल को अपनी पत्नी का एक खत मिला जिसमें लिखा था कि वो घर छोड़कर जा रही है। माइकल टूट चुका था। उसका परिवार अब उसके साथ नहीं था, मगर उसकी परेशानियों की रात अभी बाकी थी। स्टीव ने एक बार फिर उससे संपर्क किया। स्टीव जानना चाहता था उस कैदी के पास उनके खिलाफ कौन सी जानकारी मौजूद है। वही कैदी जिसे माइकल ने अगवा किया था। स्टीव माइकल को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था और इसलिए माइकल को एक बार फिर अपने जिगरी दोस्त की जरूरत पड़ी। ट्रेवर ने उस आदमी को तड़पाया और उससे सारे राज उगलवाने की कोशिश की। हमारा नया दोस्त दावा कर रहा है कि इसे हमारी काली करतूतों के बारे में कुछ नहीं पता। मैं कसम खाता हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम जासूस हो? नहीं, मैं जासूस नहीं हूँ। और विदेशी मंत्रालय के दरिंदे भी ये बात जानते हैं? नहीं। तो फिर मुझे जानना है उस दिन तुमने उन्हें क्या बताया और उन्होंने तुमसे क्या उगलवाया। मैं कसम खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, अब सच तुम्हारी जुबान से जबरदस्ती निकलवाया जाएगा। ट्रेवर ने उस आदमी को तड़पाया, उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए हर हथकंडा आजमाया, बिजली के झटके दिए, डर की धार दिखाई और सच उगलवाने के लिए उसे मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया। मगर फिर भी उस आदमी की जुबान से कोई राज नहीं निकला। तभी ट्रेवर को एहसास हुआ यह शख्स बेगुनाह है। स्टीव ने हुक्म दिया, उसे गोली मार दो। लेकिन ट्रेवर ने उस हुक्म को ठुकरा दिया। उसने मौत के बदले जिंदगी को चुना और उस बेगुनाह की मदद की। दौड़ो, आजादी तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन मेरा परिवार मेरी राह देख रहा होगा। उन्होंने ही तुम्हें इस नरक में ढकेला। अब किसी पर यकीन मत करना। तुम आजाद हो, अब देर मत करो, निकलो यहाँ से। इसी बीच किस्मत एक नया खेल रचती है। मार्टिन माइकल को अपने घर बुलाता है। माइकल ने न्योता कबूल किया और अपने साथ ट्रेवर को भी ले गया। अपने दोस्त को मेरी सच्चाई से रूबरू करवाओ। मार्टिन मेरा पुराना दोस्त है। सच्चाई से? मार्टिन एक खौफनाक दरिंदा है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी।
ठीक कहा, लेकिन अब मेरा खौफ घटता जा रहा है। मेरा चचेरा भाई मेरे खिलाफ गवाही देने जा रहा है। तो उसे खामोश करवा दो। यह काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। ये दोस्ती का एहसान समझो, या आजकल दोस्ती का कोई मोल ही नहीं रहा। काम बता। आज दोपहर वो लिबर्टी शहर के लिए उड़ान भर रहा है। मेरे कुछ अहम दस्तावेज उसके पास है। उसे आसमान से उतारो और दस्तावेज लेकर लौट आओ। मैं तैयार हूँ। पैसा कितना मिलेगा? मार्टिन ने कमाई की बात किए बिना ही उन्हें रवाना कर दिया। उधर माइकल की गोली ने जहाज को छलनी कर दिया और जलता हुआ परिंदा जमीन से टकराकर टूट गया। ट्रेवर ने मलबे से दस्तावेज निकाले और उन्हें मार्टिन के हाथों में सौंप दिया। मगर जब पैसे की बारी आई, मार्टिन ने मुंह मोड़ लिया। इनाम देने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए ट्रेवर ने मार्टिन की बीवी को अगवा कर लिया। ये क्या आफत मचा दी तुमने? और तुम मार्टिन की गाड़ी में क्या कर रहे हो? वो एक घटिया आदमी है, इसलिए हर कोई उसकी पीठ में छुरा घोंपता है। हुआ क्या है? कंजूस हरामी। सच कहूँ तो समझ नहीं आता माइकल, तुम्हारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ ही क्यों रहता है? ट्रेवर, सवाल का जवाब दो। मैंने उससे बड़ी तहजीब से अपनी मेहनत की कमाई मांगी और जनाब ऐसे भड़के जैसे मैंने उसकी विरासत छीन ली हो। उसे यूं गुस्से में देख मेरा भी सब्र छुट्टी पर चला गया। तुमने उसे मार तो नहीं डाला? जल्लाद समझा है तुमने मुझे? नहीं मारा मैंने उसे। शुक्र है। लेकिन उसकी पत्नी उठा लाया हूँ। ये तुमने क्या कर डाला? मार्टिन की खतरनाक परछाई से बचने के लिए उन्हें शहर छोड़कर गायब होना पड़ा। उसी दौरान ट्रेवर का दिल मार्टिन की पत्नी की ओर झुकने लगा। तुम्हारी नजरें जख्म भी देती हैं और मरहम भी। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। काश हम पहले मिले होते। वक्त को कौन बांध सकता है? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ पैट्रिशिया। तुम इस जहान की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। तुम वही सपना हो जिसे मेरी आंखें ढूंढती रहीं। तुम्हें मारना मेरी रूह को जला देगा। इसी बीच स्टीव फिर लौटा। उसने बताया कि विदेशी मंत्रालय के पास एक हथियार है जो पूरे शहर को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। स्टीव ने माइकल को एक बार फिर हुक्म दिया और उसे मजबूर किया कि वो उस हथियार को चुराए और उन्हें सौंप दे। सरकार के वफादार कुत्ते फिर लौट आए अपने मनपसंद चमचे के साथ। देशभक्ति करने का मौका सिर्फ खास लोगों को मिलता है। अपने आप को खुशकिस्मत समझो। ओह कमाल है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि अगर मैंने तुम्हारी पिछली नौटंकी में तुम्हारा साथ दिया तो हमारे सारे पिछले जुर्म देश प्रेम के जुलूस में धुल जाएंगे। देखो, विदेशी मंत्रालय में कुछ बेईमान लोग हैं और तुम तो बिल्कुल दूध के धुले हो, है ना? देश की भलाई के लिए हमें मजबूरन गंदे तौर तरीकों को अपनाना पड़ता है। वाह, कितनी महान और पवित्र गंदगी है। ये मामला आतंकवाद से जुड़ा है। विदेशी मंत्रालय एक जहरीला हथियार तैयार कर रहा है जो पूरे शहर को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। हमें तुमसे इसकी तहकीकात करवानी है और वो हथियार हमारे लिए चोरी करवाना है। मतलब अब जनता की मौत भी सरकार के दोगलेपन का हिस्सा है। इस मिशन के लिए तुम्हें नाव, भार उठाने वाला हवाई जहाज, गाड़ी और हथियार ये सब खुद जुटाना होगा। स्टीव के हुक्म के मुताबिक इस मिशन को अंजाम देने के लिए उन्हें एक भारी भरकम हवाई जहाज चाहिए था, मगर जेबें खाली थीं और रास्ता खतरों से भरा था। इसलिए उन्होंने इस मिशन को अंजाम देने से पहले एक और चोरी करने की ठानी। मेरी सलाह को ठेंगा दिखाकर तुमने मार्टिन की बीवी को अगवा किया और अब उसके साथ मोहब्बत की कस्में खाने लगे हो। वो 60 साल शादीशुदा औरत है, सत्तावकी है और उसे लगता है कि मैं काफी ईमानदार हूँ। दुनिया के सबसे खौफनाक दरिंदे के साथ 30 साल की शादी ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है और तुम मेरी मुश्किलें आसान करने बजाय बढ़ा रहे हो। यही भारी दिक्कत है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मुझे अपने परिवार की कमी खल रही है। बकवास मत करो, तुमने उन्हें हमेशा नजरअंदाज किया और अब जब वो चले गए हैं तो तुम्हें उनकी याद आ रही है। बस बहुत हो गया। तुम दोनों मुझे इस पागलपन भरी दुनिया में घसीट लाए हो। अगर बहस ही करनी है तो मुझे अलविदा कह दो। ठीक है, फैसला हो गया। हम बैंक में डाका डालेंगे। कोई सवाल, कोई परेशानी? हाँ, अगर ब्रैड आज हमारे साथ होता तो इस चोरी से उसे इश्क हो जाता, लेकिन उसे तो सलाखों के पीछे अपना पिछवाड़ा घिसना था। ट्रेवर को अपने सबसे जिगरी दोस्त ब्रैड की बेहद याद आ रही थी। न माइकल ने उसे बीते 9 सालों में देखा था, न ट्रेवर ने। फिर भी ट्रेवर यही आस लगाया बैठा था कि ब्रैड जिंदा है, सरकार की किसी अंधेरी जेल में किसी अनकहे जुर्म की सजा काटता हुआ। जब ट्रेवर ने अचानक ब्रैड का नाम लिया तब माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी में कोई राज छिपा था जिसे वक्त ने अब तक ढक रखा था। फिलहाल उन्होंने दिल की बातों को जेब में रखा और डकैती पर ध्यान टिकाया। बैंक लूटा गया। भारी हथियारों और लोहे की ढाल के सहारे वे गोलियों की बौछार से बचते हुए बाहर निकले। फिर उन्होंने एक मालगाड़ी पकड़ी और शहर को पीछे छोड़ते हुए रात के अंधेरों में गायब हो गए। सावधान रहना, गाड़ियों की सख्त जांच हो रही है। अगर जरा भी चूके तो यमराज के दर्शन हो जाएंगे। पैसा लाए हो? जो हाथ लग सका सब ले आए हैं।
ठीक है, जनसेवा के मौजूदा तख्ते को देखते हुए ये रहा तुम्हारा हिस्सा। ये एक बहुत बड़ी जीत है। अब मैं चलता हूँ। जैसे ही आतंकवाद के मिशन को हरी झंडी मिलेगी, स्टीव तुमसे संपर्क करेगा। तब तक ऐश करो और अपनी टोली को जंग के लिए तैयार रखो। स्टीव के आदेश का इंतजार करते हुए माइकल और ट्रेवर ने एक मालगाड़ी लूटने की योजना बनाई। ट्रेवर से कहना नायाब मालगाड़ी की तारीख नजदीक है। कौन सी नायाब मालगाड़ी? हमारे सपनों की पटरी पर चलने वाली मालगाड़ी। तुम दोनों कहाँ थे? मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। हाँ, पतझड़ का मौसम काफी अच्छा है अपने ही जुल्मगार से इश्क करने के लिए। जुबान संभाल के बात करो। खैर, वो गाड़ी हमेशा से हमारा सपना रही है। कहना क्या चाहते हो? मैं अजीज सोने की बात कर रहा हूँ। इतना सोना कि उस जाहिल मार्टिन का मुंह बंद किया जा सके और तुम्हें शहर में दोबारा घुसाया जा सके। उस गाड़ी में अनमोल सोना था, कला की बेशकीमती धरोहरें थी और हर वो चीज थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। ट्रेवर अपनी बाइक के साथ गाड़ी पर चढ़ा और उसे धकेलता हुआ नदी में उतार लाया। गोलियों की बारिश में वह फौजियों से भिड़ता रहा। उधर माइकल ने उस डिब्बे को ढूंढ निकाला जहां दौलत का खजाना था। एक धमाके के साथ उसने दरवाजा तोड़ा, सोने की एक मूर्ति उठाई और फौजियों को धूल चटाते हुए वहां से भाग गया। ये उस मैक्सिकन सनकी के साथ हिसाब बराबर करने के लिए बिल्कुल ठीक है। मैं उसे ये सोने की मूर्ति दूंगा और तुम उसकी पत्नी से अपना रिश्ता खत्म कर दोगे। वो मेरा फैसला होगा। तुम्हारे फैसलों ने ही मार्टिन के साथ सारा खेल बिगाड़ा था। मेरे फैसले, मेरी अनत, मेरी कमाई। तुम अपना इंतजाम खुद करो। अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। कौन सा सपना? 20 करोड़ लूटने का सपना। तुमने कहा था इतनी बड़ी रकम लूटना नामुमकिन है। मैंने नामुमकिन नहीं, बेहद मुश्किल कहा था। यानी खुदकुशी के नजदीक। तुम मौत की लकीर पर चलने से कब से डरने लगे? माना कुछ सालों पहले ये बेवकूफी लगती थी, लेकिन अब लेस्टर और फ्रैंकलिन के साथ हम हर पहाड़ तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सड़ी हुई मूर्ति तुम ले जाओ और पैट्रिशिया को भी। मैं उस औरत की इज्जत करता हूँ, इसलिए उसे जबरदस्ती कैद नहीं करना चाहता। लेकिन अगर उस दरिंदे ने फिर से उसे धोखा दिया तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। ट्रेवर और माइकल एक दूसरे से वादा करते हैं। स्टीव के मिशन के बाद वे अब तक की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम देंगे। ठीक उसी वक्त स्टीव उनसे संपर्क करता है और विदेशी मंत्रालय से उस जहरीले हथियार को चुराने का हुक्म देता है। मेरे सूत्रों को पूरा यकीन है कि विदेशी मंत्रालय में एक खौफनाक साजिश रची जा रही है। वो इसी गुप्त सुविधा में एक जहरीली गैस तैयार कर रहे हैं और चाहते हैं कि किसी आतंकी हमले में इसे शहर में छोड़ दिया जाए ताकि उन्हें सरकार से बेहिसाब पैसा मिलता रहे। आखिर सत्ता की तिजोरी हमेशा लाशों की कीमत पर भरती है और अगर ये गैस बाहर आई तो पूरा शहर कब्रिस्तान बन सकता है। पांचों ने अपने भेष बदले और नदी के जरिए उस गुप्त ठिकाने में दाखिल हुए। अंधेरे में उन्होंने वो जहरीला हथियार चुरा लिया। न्यूरोटॉक्सिन अब उनके कब्जे में था। ट्रेवर आसमान से हेलीकॉप्टर लेकर उतर ही रहा था कि तभी सायरनों की चीख गूंज उठी। पहरेदारों को उनकी मौजूदगी का पता चल चुका था और अब हर साया दुश्मन बन चुका था। हमने मौका खो दिया, फौजी अंदर घुस चुके हैं। अब भी वक्त है, हम यहाँ से भाग निकलेंगे। ये जुए से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर वो परिंदा गिरा तो पूरा इलाका जल जाएगा। तो वक्त बर्बाद मत करो और दिमाग दौड़ाओ। ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। गद्दारी के इल्जाम से बचने के लिए स्टीव अपने आप को गोली मार लेता है, जिससे वो खुद को एक बेगुनाह साबित कर सके और फौजियों को अपने झूठ के जाल में फंसा सके। मैं सरकारी अफसर हूँ और उन लुटेरों ने मुझ पर गोलियां बरसाई। इसे तुरंत हिरासत में लो। हिरासत में तो तुम्हें होना चाहिए। मैंने अपने वतन के लिए गोली खाई है। न्यूरोटॉक्सिन को कड़ी पहरेदारी वाले अड्डे पर पहुंचा दिया जाता है। इसी बीच ट्रेवर मार्टिन की पत्नी को वापस ले जाता है। उसकी इज्जत करना और उसे सही सलामत रखना। ऐसा ही होगा दोस्त, नहीं तो मैं तुम्हारा दूसरा कान भी काट डालूंगा। मेरी समझ से तो हम तीनों, तुम, मैं और माइकल गहरे दोस्त हैं। इतने गहरे कि एक दूसरे से दूर रहना ही हमारी दोस्ती की पहचान है। और उस मूर्ति के लिए माइकल को धन्यवाद कहना वो सचमुच लाजवाब है। अब वो इतिहास की सबसे बड़ी डकैती की साजिश रचने जा रहे हैं। सुपर बैंक से 20 करोड़ की रकम हथियाने की साजिश। पहले हम फौजियों से हिसाब चुकता करेंगे ताकि विदेशी मंत्रालय हमारे पीछे न आए। फिर एक आखिरी बार जो इतिहास की सबसे बड़ी डकैती कहलाएगी। उसके बाद तुम अपने घर लौट जाना। मैं नशे का कारोबार संभालूंगा। हम ब्रैड को आजाद करवाएंगे और फिर सुकून की जिंदगी जिएंगे। ये सबसे बड़ी डकैती का आखिर माजरा क्या है? माजरा ये है कि हम इतिहास की सबसे बड़ी लूट की दास्तान लिखने जा रहे हैं। बरसों पहले एक दूर देश में 3 आदमी थे, माइकल, ट्रेवर और लेस्टर। और ब्रैड भी। हाँ, कभी कभी ब्रैड भी। हम लुटेरे थे, झूठ के उस्ताद थे और लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाले कलाकार थे। हमारी जिंदगी अंधेरों में बीतती थी, मगर सपना एक ही था। एक बेहद अहम सपना, सबसे खतरनाक सपना। और वो सपना क्या था? इतिहास की सबसे बड़ी डकैती। तकरीबन 1000 सोने की ईंटें। हम शोहरत के बादशाह बनेंगे।
जब सब लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डकैती के सपनों में मग्न थे, तब ट्रेवर माइकल के पास जाता है और उससे एक ऐसा सवाल करता है जो उनकी दोस्ती में दरार लाने वाला था। जिस डर को माइकल अब तक टालता आया था, आज वो हकीकत बनकर उसके सामने था। हम इस खेल में फिर लौट आए हैं, बस ब्रैड को सलाखों से बाहर निकालना है, फिर हमारी किस्मत चमक उठेगी। फ्रैंकलिन जातिवाद मिटाता है, लेस्टर तकनीक संभालता है, बस एक हिजड़े की कमी है, फिर हम नए जमाने का दस्तूर बनेंगे। मैं अब इस दलदल से थक चुका हूँ। हम ये आखिरी डकैती करेंगे और फिर अलग रास्ते चल पड़ेंगे। मेरे लिए ये कोई खेल नहीं, जिंदगी जीने का जरिया है। मेरे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी है और मेरे पास तन्हाई है, मेरा किसी को ख्याल नहीं। मुझे मैंने तुम्हारी कब्र देखी थी और अपनी दोस्ती दफनाई थी, लेकिन फिर मैंने जाना वो सब एक झूठ था। ना उस वक्त तुम एक मुर्दे थे, ना आज तुम एक सच्चे मर्द हो। अपनी बात करो। मैं तुम्हारी सबसे भयानक हकीकत हूँ। इन बेफिजूल धमकियों का कोई फायदा नहीं। मेरा एक सवाल है जो मुझे काफी वक्त से खल रहा है। 10 साल पहले तुम्हारी जगह किसे दफनाया गया था? मैं इस सवाल के जवाब से अनजान हूँ। लेकिन शायद मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? कि तू एक गद्दार है हरामी। तूने मेरे जज्बातों के साथ खेला, मैं तुझे मार डालूंगा। ट्रेवर माइकल की बनाई हुई झूठी कब्र को जांचने पहुंचा, ये जानने के लिए कि आखिर उसमें कौन दफन था। माइकल उसके पीछे आया और उसी पल एक ऐसा राज सामने आया जो उनकी दोस्ती को राख में बदलने वाला था। उस कब्र में ब्रैड दफन था। ट्रेवर इस सच के सामने टूट चुका था। जिस दोस्त पर उसने आंख बंद कर भरोसा किया था, उसी दोस्त ने एक बार फिर उसे धोखा दिया था। वो दोस्त जिससे वो लगभग 10 साल बाद फिर मिला था, आज उसका दुश्मन बन चुका था। दुख ने उसके शब्द छीन लिए थे और गुस्से ने उसकी जुबान। बिखरे भरोसे के साथ उसने माइकल को जान से मारने की धमकी दे डाली। जो दोस्त कभी सैकड़ों डकैतियां एक साथ करते थे, आज आमने सामने खड़े थे जहां माफी की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक और माइकल जिसने अपने परिवार के लिए झूठ चुना, और दूसरी ओर ट्रेवर जिसे उसी के सबसे करीबी दोस्त ने तोड़ दिया। मैंने तेरी मौत का मातम बनाया था और मुझे रोज तेरी कमी महसूस हुई, लेकिन मेरे पास एक परिवार है। अंत में हम सबकी मंजिल मौत है। ब्रैड बस हमसे पहले चल बसा। तेरी दोस्ती और जहरीले सांपों की नस्ल में कोई फर्क नहीं। मैं नहीं चाहता था हमारी दोस्ती में ये मोड़ आए। तू चाहता था, बस हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं तुझे नहीं मार सकता और न तुझ में दम है। चुपचाप गोली चला और हमारी दोस्ती का अंत लिख दे।